हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग आज एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट, अर्थात हिंदी में बोले तो सारणिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। और ये बहुत ही आसान भी है और इंटरेस्टिंग, बशर्ते कि आप लोग रेगुलर क्लास करिए और एक एक पॉइंट को देखिए, तो फिर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा। ये डिटरमिनेंट चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन इसमें अगर आप छोड़ बार किए, थ्योरी छोड़े, तब बहुत ही डिफ़िकल्ट, ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर लगेगा। तो सबसे आसान चैप्टर है और सबसे डिफ़िकल्ट तब लगेगा जब आप क्लास छोड़िए। और रेगुलर क्लास अगर आप थ्योरी का करिएगा तो फिर क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से बनेगा, क्वेश्चन बहुत इजी कंडीशन में बनेगा। बात समझ में? तो आज हम लोग नए चैप्टर इन्वर्स डिटरमिनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं लोग। इसके पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखे हुए हैं लोग, ठीक है। तो आज एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट, हिंदी में बोले तो सारणिक। हम लोग हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे, हर थ्योरी इंग्लिश हिंदी दोनों में। जो लोग इंग्लिश देखने वाले हैं उनके लिए भी काम हो जाएगा, जो लोग हिंदी देखने वाले हैं उनके लिए भी काम हो जाएगा। तो दोनों देखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी भी आप लोग को आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा। हाँ, कोई भी पढ़ता है तो केवल हिंदी पढ़ता है, नहीं तो केवल इंग्लिश। हम लोग एक ऐसे इंसान हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है और हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे लोग, 100% हिंदी में, 100% इंग्लिश में, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट, सारणिक। तो सबसे पहला काम करते हैं, इसमें डिफिनीशन होता है। आखिर डिटरमिनेंट होता क्या है? तो डिटरमिनेंट होता क्या है, तो उसको लिखा गया है, इट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये संख्याओं का वर्गाकार सजावट होता है। ये देखिए संख्या दिया गया है, लेकिन किस आकार का होता है? वर्ग के आकार का होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता था, उसमें आयताकार होता था। और जो डिटरमिनेंट है उसमें वर्गाकार होता है। इट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैज यूनिक वैल्यू, जिसका एक मान होता है। मैट्रिक्स में क्या होता था? कोई मान नहीं होता था, इसमें एक मान होता है। इस डिटरमिनेंट को हल करिएगा तो कोई यूनिक वैल्यू मिलेगा, विशेष वैल्यू, मतलब जो जिसके सिवा दूसरा ना हो, मतलब एक मान आपको आएगा। या इसको सॉल्व करिएगा तो आपको एक मान देगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैज यूनिक वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय डी या डेल्टा। इसको डी से या फिर डेल्टा से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट करने के लिए डी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेल्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डी या डेल्टा से डिनोट किया जाता है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यह संख्याओं का वर्गाकार सजावट होता है जिसका एक मान होता है। इसे डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैज यूनिक वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय डी और डेल्टा। हिंदी में बोल सकते हैं यह संख्याओं का वर्गाकार सजावट होता है जिसका एक मान होता है, जिसे डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया जा चुका है। इधर 2 तो इधर भी 2 है, वर्ग का आकार का है। इधर 3 तो इधर भी 3, तो वर्ग का आकार का होता है। तो कोई पूछे कि डिटरमिनेंट होता है क्या है, तो बोल दीजिएगा यह इट इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच हैज यूनिक वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय डी या डेल्टा। बात समझ में आप लोग को? इसे डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है समझ में आ गया सभी आदमी को? तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा लोग, ये डिटरमिनेंट का डिफिनीशन है। आप डिफाइंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को। तो इस चीज़ को नोट करिए, तो फिर नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट आपको बताते हैं, बिठा देते हैं। नोट हो जाएगा आप लोग से? हाँ, नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक है। आगे हम लोग काम करेंगे जो भी आगे वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ था।
हाँ, अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो देखिए लोग, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हाँ, इसको बोलते हैं रो नंबर 1, इसको बोलते हैं रो नंबर 2, इसको बोलते हैं रो नंबर 3। इन सभी को सम्मिलित रूप से रो नाम देते हैं, हिंदी में बोले तो पंक्ति। इसको बोलते हैं कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इन सभी को कॉलम बोलते हैं, स्तंभ। तो इस चीज़ को कॉलम बोलते हैं और इस चीज़ को रो बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रो क्या होता है, मतलब पंक्ति क्या होता है, पंक्ति किसी को बोलते हैं, तो बोलिएगा क्या, हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड रो। क्या बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। ये कैसा लाइन है, तो हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस हॉरिजेंटल लाइंस को आप लोग रो बोल सकते हैं। इस चीज़ को डिनोट भी कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाई R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। ठीक है, तो इसको डिनोट भी किया जा सकता है। तो अगर कोई पूछे कि रो क्या होता है, तो बोलिएगा हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्षैतिज, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। बात समझ में आ? हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn। इसे R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। इसे R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn से सूचित किया जाता है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये हॉरिजेंटल लाइंस को क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ डिटरमिनेंट इज कॉल्ड रो। ठीक है, तो ऑफ डिटरमिनेंट भी जोड़ सकते हैं या सिंपल बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रो। ठीक है, तो ये रो का डिफिनीशन क्लियर है, मिटा दे। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं पंक्ति का। हाँ चलिए, इसके बाद होता है कॉलम, स्तंभ। कहता है ये जो कॉलम है, कहता है ये कैसा लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम। It is denoted by C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn। तो आप लोग स्तंभ का अर्थात कॉलम का डेफिनेशन बोल सकते हैं वर्टिकल लाइंस। कैसा लाइन है, वर्टिकल लाइंस। तो बोल सकते हैं वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। इट इज डिनोटेड बाई C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn। हिंदी में भी बोल सकते हैं उद्दग्र रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। इसे C1 C2 C3 डॉट 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 Cn से सूचित किया जाता
है। तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, उदग्र रेखाओं को स्तंभ कहते हैं, इसे C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया आप लोग को कि ये कॉलम का डिफिनीशन हुआ। आप ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट भी बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, तो देखिए इसमें गिन लीजिए 1 2 3, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, 3/3 है, तो इसको मैट्रिक्स में 3/3 बोलते थे, लेकिन ये डिटरमिनेंट है इसलिए ओनली 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो 3/3 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। उसी तरह 2 वाला आ जाए तो इसको बोलेंगे 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, क्या बोलेंगे, 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। 2 ऑर्डर शॉर्टकट में लिख दिए, 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसको बोलेंगे 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। बात समझ में आया। तो ये 3 वाला है तो इसको 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, 2 वाला है तो 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मतलब सारणिक का कोटि, सारणिक का कोटि। बात समझ में आया आप लोग को। तो सारणिक का अगर कोटि पूछा जाए तो ये बोलेंगे ये 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ये 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट है। बात समझ में आया। तो इस चीज को नोट कर लीजिए लोग। तो हम लोग देखें रो मैट्रिक्स, रो का डिफिनीशन देखें, फिर कॉलम का डिफिनीशन देखें और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें। आपको एक और पॉइंट मिल सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जानते हैं क्या होता है, n² होता है, और n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 2 ऑर्डर वाला है, इसे देख लीजिए 2 1 5, कितना ऑर्डर वाला है, 2 ऑर्डर वाला, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए अर्थात क्या आ जाएगा 4। 3 ऑर्डर वाला है, कितना ऑर्डर वाला है, 3 और 3, तो 3 ऑर्डर का इसको बोलेंगे। तो 3 ऑर्डर का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो 3 का स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा 9। काउंट करके भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करके भी बता सकते हैं। और ऑर्डर का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सदस्यों की संख्या। बात समझ में आ। तो सदस्यों की संख्या चाहिए तभी आप लोग ये काम कर सकते हैं लोग। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। हाँ, इसके बाद वाला जो पॉइंट है, एक्सपेंड 1 ऑर्डर डिटर एक कोटि सारणिक का विस्तार, एक कोटि सारणिक का विस्तार, ठीक है। एक्सपेंड 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट। 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट सिंपल सा, 2 का डिटरमिनेंट 2, -5 का डिटरमिनेंट 5, -5, 3/7 का डिटरमिनेंट 3/, ये डिटरमिनेंट है, ये मॉड नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर डिटरमिनेंट, तो ये जो साइन दिए हैं वो डिटरमिनेंट का साइन है। तो डिटरमिनेंट 1 ऑर्डर वाला जो रहता है अंदर वही आंसर हो जाता है। बात समझ में आया आप लोग को। तो ये 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट है।
तो नोट कर लीजिए लोग। तो फिर अब नेक्स्ट, इसका यूज नहीं आता है, हम लोग को जनरली पढ़ना है ये 2 से, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 कोटि सारणिक का विस्तार। ठीक है, तो 2 कोटि वाला हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ये 1 ऑर्डर वाला भी दिखा दीजिए, बुक में दिया है तो इसको दिखा देना जरूरी है। चलिए 2 कोटि वाला है तो 2, 5, 7 इसका डिटर्मिनेंट। पहले चलिए रूल देख लेते हैं, उसके बाद नंबर देखेंगे। ए है, बी है, सी है, डी है, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करना है तो देखिए ए इंटू डी, फर्स्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, अब बीच में माइनस, और फिर इसको बी इंटू सी। तो 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है, बात समझ में आया। फर्स्ट वाला का ठीक सामने वाला के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर सेकंड वाला इंटू उसके सामने वाला के साथ मल्टीप्लाई। तो ये होता है 2 ऑर्डर। जैसे दे दिया गया, कहा जाएगा कि इसको एक्सपेंड करिए। तो एक्सपेंड करना बहुत ही आसान है। क्या कर देना है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर 7 को किसके साथ, तो -5 के साथ। तो 3 दूना 6 और ये 7 बचे 35, 35 से 6 41। यही हमारा यूनिक वैल्यू हो गया। बात समझ में आ। उसी तरह एक और एग्जांपल दे देते हैं, 3/2, 5, 7/2, 4। इसको सॉल्व करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। कर दीजिए, कहीं भी माइनस ले सकते हैं। चलिए 3/2 इंटू 4 -4 है, और फिर बीच वाला माइनस, और 5 इंटू 7/2, ये कट जाएगा, 3 दूना -6 और ये 7 बचे 35/2। एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -12 और -35 ऐड करिएगा तो 7, 4 माइनस लगा दीजिए। बात समझ में आप लोग का। तो ये बट्टा में हो, इमेजनरी हो, फ्रैक्शन में हो या रूट में हो, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आपका जो रूल है उसको अप्लाई करिए। बात समझ में आ। तो ये है एक्सपेंड 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2 कोटि सारणिक का विस्तार। बात समझ में आ। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए लोग। हाँ देखिए लोग, ये अब कर दिए हैं 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 3 कोटि सारणी का विस्तार। 3 कोटि सारणी का क्या करना है, हम लोग को विस्तार करना है। तो देखिए 3 ऑर्डर ये डिटर्मिनेंट जो है, इसको एक्सपेंड करने का इसका 6 वेज है। यहाँ लिख देते हैं 3 ऑर्डर determinant can be expand 6 ways। 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को 6 वेज से एक्सपेंड कर सकते हैं। लिख भी देते हैं 3 कोटि सारणिक को 6 तरीका से विस्तार करते हैं। तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को 6 वेज से विस्तार करते हैं। कैसे कैसे, तो एक बार R1 लेके कर सकते हैं, एक बार R2 लेके कर सकते हैं, एक बार R3, फिर C1, C2 और C3। ये 3 और ये 3, मतलब 6 वेज से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए फॉर R1 को लेकर करके दिखाते हैं। R1 यही है, तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A1 है। तो देखिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए A1 लिए है ना, तो इसके सामने वाला को ढक लेना है।
A1 लेना है तो A के सामने वाला ढक लेना है। उसके बाद कौन बच जाएगा ज़रा बताइए लोग, तो B2 B3 और C2 C3 बच जाएगा। A1 को लिए तो उसके सामने वाला ढक दिए, उसके बाद जो मिलेगा उस बचागा उसको लिख देना है। एक प्लस लेना है तो दूसरे वाला का साइन माइनस लेना है। ये साइन स्कीम इसके बाद वाला स्टेप में बताएंगे कि कैसे साइन स्कीम चेंज होता है, प्लस कब होता है कब माइनस होता है, इसके बाद वाला स्टेप में, ठीक है। A2 तो A2 लेंगे तो A2 के ठीक सामने वाला को ढक देना है, तो ढकिएगा तो B1 B3 C1 C3 मिलेगा। B1 B3 और C1 C3 किसको लिए? A2 को लिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर थर्ड वाला प्लस हो जाता है, तो थर्ड वाला प्लस हो जाएगा। तो ज़रा बता दीजिए B1 B2 C1 C2 B1 B2 C1 C2। बात समझ में आया आप लोग को? तो 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत ही आसान है। रो नंबर 1 लेके कर सकते हैं, रो नंबर 2 के साथ कर सकते हैं, रो नंबर 3 के साथ कर सकते हैं लोग, कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ, किसी को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो रो नंबर 1 लेकर हम किए, तो जिसको लेना है उसके सामने वाला ढक देना है, जो बचेगा लिख देना है। फिर सेकंड वाला एक प्लस लिए तो दूसरा माइनस, फिर ढक लेना है, जो बचेगा उसको लिख लेना है। फिर थर्ड वाला जो बचेगा उसको लिख देना है। और 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट अभी तो सीखे थे लोग, एक्सपेंड कर दीजिए। A1 रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B2 C3 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 B3 C1, फिर A3 इसको B1 C2 B2 C1। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ नंबर रहेगा तो नंबर को आप गुना कर सकते हैं लोग। अब गुना करने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद जो आंसर आएगा ये 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का आंसर कहलाएगा। बात समझ में आया? तो ये रो नंबर 1 लेकर एक्सपेंड किए। आप चाहे तो कोई भी लेकर कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉलम नंबर सेकंड भी लेके कर सकते हैं। तो कॉलम नंबर सेकंड, तो कॉलम नंबर सेकंड ये है, तो इसका सभी एलिमेंट्स को लेंगे और उसी तरह जैसे ढके थे वैसे ही ढकना होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देके दिखाते हैं, जैसे A2, तो सबसे पहले देखिए एक प्लस है तो दूसरा वाला को माइनस लेना आपको ज़रूरी है। और A2 लीजिएगा तो A2 के सामने वाला ढक देना होगा, तो ढक दीजिएगा तो क्या मिलेगा B1 B3 और नीचे मिल जाएगा C1 C3। एक प्लस तो दूसरा वाला माइनस लेना होता है, या माइनस ले लिए तो फिर सेकंड वाला लेंगे तो प्लस लेंगे B2। अब B2 के सामने वाला ये ढक लेंगे और फिर ये ढक लेंगे, तो बचेगा A1 A3 और नीचे बच जाएगा C1 C3। और फिर इसको लेंगे तो माइनस में लेना पड़ेगा, फर्स्ट माइनस फिर प्लस और फिर माइनस C2, और C2 के सामने वाला ढक लेंगे तो ये बंद ये बंद, बच जाएगा A1 A3 और नीचे मिल जाएगा, इसको बंद किया था B1 B3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर 2 ऑर्डर वाला जैसे सॉल्व करते थे वैसे कर दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका भी आंसर उतना ही आएगा। 6 में किसी भी तरीका से करिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3 तीनों 6 तरीका से करिए एक्सपेंड, रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। तो जनरली रो नंबर 1 लेके कर लेते हैं, नहीं तो रो नंबर 2 लेके कर लेते हैं, या फिर देखते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसमें मैक्सिमम जीरो किस रो या किस कॉलम में है। जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो होगा उसको लेके एक्सपेंड कर दीजिएगा। जीरो रहेगा तो ये वर्क करना नहीं पड़ेगा, जीरो रहेगा तो वर्क करना नहीं पड़ेगा। तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो थोड़ा ध्यान ले लीजिए कि कौन सा रो और कॉलम में जीरो ज़्यादा है, उसको लेकर कीजिएगा तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऐसे करने के लिए आप किसी भी तरीका से करिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये है एक्सपेंड 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं साइन स्कीम, नोट कीजिए। हाँ, तो देखिए इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो साइन स्कीम ऑफ डिटर्मिनेंट।
सारणी का चिन्ह योजना, मतलब चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह रूल इसको बोल सकते हैं, साइन रूल भी बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव कब लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। अगर एक ऑर्डर वाला है तो सिंपल सिर्फ पॉजिटिव, 2 ऑर्डर वाला है तो फर्स्ट प्लस, सेकेंड माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। थर्ड ऑर्डर वाला है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फोर्थ ऑर्डर वाला है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। बात समझ में आया। स्टार्टिंग प्लस से कर देना है, उसके बाद साइन चेंज करते जाना है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीका से, जिसे बुक में दिया हुआ है, पहले क्या किया है कि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिख लिया है 1 1, मैट्रिक्स में सीखे थे लोग 1 2, फिर 2 1 2 2। अब इसका साइन चाहिए तो कहता है ना -1 के पावर, ये जो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 दिया है ना, इसको ऐड कर दीजिए, मतलब -1 के पावर 2। तो इवन पावर है तो प्लस दे देगा, मतलब ये जो होगा फर्स्ट वाला जो कंडीशन का साइन वो प्लस देगा, ठीक है। अगर सेकेंड वाला का साइन चाहिए 1 2 तो कहता है -1 के पावर 1 + 2 कर दीजिए, तो -1 के पावर 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है, ऑड पावर है तो निगेटिव देगा, विषम पावर है तो निगेटिव देगा। फिर ये चाहिए आपको 2 2, तो -1 के पावर 2 + 2, तो -1 के पावर 4 हो जाएगा, तो इसका मान प्लस हो जाएगा। फिर इसका मान चाहिए 2 1 का मान, तो -1 के पावर 2 + 1, तो -1 के पावर 3, ऑड है, विषम है, इसलिए निगेटिव। इसी तरह 3 ऑर्डर भी 4 ऑर्डर भी निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग ऐसे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं लोग, बुक में इस तरह आपको समझाया है, ऐसे आप डायरेक्ट ही इस तरह काम करिएगा लोग, तब भी कोई दिक्कत वाला आने वाला बात नहीं है। प्लस माइनस आप डायरेक्ट ले सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस पॉइंट को लिख लीजिए लोग, साइन स्कीम ऑफ डिटरमिनेंट। समझ में आ गया है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर देना है, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो माइनर एंड कोफैक्टर, उप सारणिक एवं सहखंड, बहुत ही आसान है उप सारणी और सहखंड लिखाना, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर, देखिए माइनर निकालना है तो माइनर को देखिए, इस एलिमेंट्स का माइनर निकालना है A1 का, तो इसको M11 दिखा सकते हैं। माइनर को डिनोट करने का तरीका है M से, ठीक है। तो माइनर का मान चाहिए, और 1 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 चाहिए, ठीक है। तो जिसका चाहिए ना उसके सामने वाला को ढक लेना है, तो ढक लेंगे तो क्या मिल जाएगा, B2 B3 और C2 C3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो माइनर किसका कहलाएगा, A1 का कहलाएगा। फिर माइनर A2 का चाहिए, 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 का, तो उसके सामने वाला, इसका माइनर चाहिए तो इसके सामने वाला को ढक लेना है। तो ढक लेने के बाद बचेगा B1 B3 और नीचे बच जाएगा C1 C3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। फिर माइनर चाहिए अगर A3 का, M13, तो माइनर चाहिए तो इसको सामने वाला को ढक दीजिए, क्रॉस मल्टीप्ली B1 B3 C1 C2, B1 B2 C1 C2, इसको लिए हैं, ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसका चाहिए B1 का माइनर चाहिए, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, तब इसके सामने वाला को ढक देना होगा, तो इसके सामने वाला ढकिएगा तो बच जाएगा A2 A3 और नीचे बच जाएगा C2 C3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब कर दीजिए। तो ये माइनर निकालने का। यही चीज़ अगर कोफैक्टर निकालना है तो सारा चीज़ सेम ही रहेगा, यहाँ जो 1 है वही रहेगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या, B2 B3 C2 C3। कोफैक्टर में भी माइनर वाला ही मान होगा, लेकिन ये फर्स्ट वाला प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। फिर सेकंड वाला क्या है, और कोफैक्टर को ए से डिनोट करते हैं,
1 2, यही वैल्यू लिख देना है B1 B3 और C1 C3। अब माइनस लगा देंगे, फर्स्ट वाला प्लस तो सेकंड वाला क्या होता है माइनस, तो इसमें चिन्ह लगा देना है। फिर 1 3 का मान चाहिए तो उसके आगे क्या चाहिए प्लस माइनस प्लस, तो फिर इसके लिए क्या यही मान रहेगा B1 B2 C1 C2 और प्लस लगा देंगे। फिर 2 1 का मान चाहिए तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसके लिए, और फिर वैल्यू A2 A3 C2 C3, तब प्लस माइनस लगा दिए तो कोफैक्टर, और बिना प्लस माइनस का बोलेंगे तो माइनर। समझ में आया, सीधा सा बात है। और जिसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है उसके सामने वाला को ढक देना है, जिसको निकालना है उसके सामने वाला को ढक कर जो डिटरमिनेंट लिखेगा वही आपका माइनर कहलाएगा। अगर चिन्ह लगा देंगे प्लस माइनस वाला तो वह कोफैक्टर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। उसी तरह आप 2 ऑर्डर वाला भी निकाल सकते हैं लोग, जैसे माइनर अगर पूछे 1 1 का अर्थात 2 का माइनर, तो ये ढक देना है ये ढक देना है, तो क्या मिल जाएगा। अगर इसी में प्लस लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा -7, तो ये हो जाएगा कोफैक्टर। उसी तरह 5 का अगर माइनर पूछा जाए कि 5 का माइनर बताइए, तो ये सामने वाला ढक दीजिए तो फिर 5 ही मिल जाएगा, और 1 प्लस तो दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा इसका कोफैक्टर। उसी तरह इसका ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। बात समझ में आ, तो माइनर और कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है, जिसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है उसके सामने वाला को ढक देना है। समझ में आया बात। तो डिटरमिनेंट में आज का थ्योरी यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो आगे का थ्योरी नेक्स्ट क्लास में डालेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये जो पढ़ रहे हैं वो सब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, खुद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात समझ में आ, तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आपको थोड़ा सा हेल्प करने से दूसरे का भला हो जाता है, तो ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है।